यस एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हमारे इस सेशन में हम सीए इंटर एफएमएसएम का ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स के आंसर शीट का सर्टिफाइड कॉपीज को हम एनालाइज करने वाले हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के डाउट्स आ रहे थे कि सर हम एग्जाम देने तो जा रहे हैं, लेकिन सर हमें बताइए कि क्या हम शॉर्टकट लिख सकते हैं, क्या क्या स्केल से सर फॉर्मेट बनाना जरूरी है एफएम में, है ना? क्या सर एफएम की थ्योरी को कैसे प्रेजेंट हम करते हैं, क्या सर फॉर्मूला बार बार हमें लिखना पड़ता है, राइट? क्या पहले वर्किंग नोट पहले बना लिया और फिर अगर सोल्यूशन लिखा तो ऐसा चलेगा कि सोल्यूशन पहले होना चाहिए फिर वर्किंग नोट होनी चाहिए? सर स्टेप मार्किंग के मार्क्स मिलते हैं क्या? ठीक है ना? न्यू आंसर फ्रेश पेज पे ही करना है, कैसे करें सर? सीक्वेंसिंग कैसे होनी चाहिए क्वेश्चंस की, देखेंगे। एंड फाइनली सर एसएम की बात करें, सर पैराग्राफ में लिखना है आंसर की बुलेट पॉइंट में, फॉर्मेट क्या होना चाहिए आंसर्स का, कीवर्ड्स को क्या अंडरलाइन करना जरूरी है एसएम में, ये सारी बातें हमारे इसमें इस सेशन में करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ हमारे पहले ऑल इंडिया रैंक होल्डर का मार्कशीट। तो दो मार्कशीट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना? दोनों ही ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स है, दोनों के रैंक्स 20 से कम वाले हैं, मतलब टॉप 20 वाले बच्चे भैया दोनों के दोनों, ठीक है ना? रादर टॉप 15 वाले बोल सकता हूँ मैं, ठीक है? अब ध्यान दो क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है? ध्यान देंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इनको जो है अराउंड 28 जो है एफएम में आए हैं, 25.5 जो है एसएम में आए हैं। ये सिर्फ मैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? एमसीक्यू में अलग मार्क्स आए इनको, ये सिर्फ डिस्क्रिप्टिव में है। आर यू गेटिंग में क्या? और मतलब लगभग लगभग समझिए 53.5 मार्क्स तो इनको सिर्फ और सिर्फ कहाँ से मिल गए हैं? सिर्फ और सिर्फ इनको जो है डिस्क्रिप्टिव में से मिला, मतलब 70 मार्क्स का जो डिस्क्रिप्टिव है उसमें से 53.5 आए, तभी तो ए आयर है भाई, ठीक है ना? ओके चलो, तो अब अगर मैं बात करूँ एसएम की, सबसे पहले सॉरी एफएम की बात करूँ, इनको 35 में से 28 है डिस्क्रिप्टिव पार्ट में। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ इनकी हैंड राइटिंग बेटा सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम करके पढ़ना पड़ता है तो ही समझ में आता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी भी हैंड राइटिंग खराब है, इसका ये मतलब नहीं कि आपको कम मार्क्स ही मिलेंगे। इज्जत से लिखोगे, सही चीज़ें करोगे तो मार्क्स इंस्टीट्यूट देगा, है ना? यस, थोड़ा सा एक बस मेरा एक सजेशन था इन हमारे स्टूडेंट के लिए, क्योंकि अब सीए फाइनल में भी आए हैं। मैंने इनको बोला कि थोड़ा सा अगर देखो, अगर आपको पता है कि आपकी हैंडराइटिंग ऐसी कीड़े मकोड़े वाली है, तो क्या करने का ना, थोड़ा सा स्पेस दे दे के लिखने का, बीच बीच में लाइंस जो है ना, ज़्यादा लाइंस छोड़ने की बीच बीच में, ताकि थोड़ा सा गैप गैप दिखेगा ना, तो बराबर से दिखेगा भैया तुमने एग्जैक्टली क्या लिखा है। कोई दिक्कत नहीं है, इंस्टीट्यूट आपको एडिशनल देता है, क्या बताओ, आंसर शीट देता है आपको लिखने के लिए, 1 2 3 कितनी भी देता है, तो लिखो आराम से, ठीक है? ये कंजूसी नहीं करनी और कीड़े मकोड़े जैसा ट्राई करना है। हैंडराइटिंग ऐसी चीज तो क्या करे भाई, थोड़ा सा स्पेस दे दे के लिखने का, बीच बीच में एक आधा लाइन छोड़ने का। जैसे भी यहाँ पे लिखा है करंट लेवल ऑफ सेल्स, फिर उसने क्या कर दिया, लेट करंट सेल्स बी एक्स, उसके जस्ट नीचे अगले लाइन में लिख दिया। भाई इसको एक लाइन छोड़ के लिख दे, क्या दिक्कत है? ठीक है ना? अच्छा, तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूँ आपके साथ मई 2026 का बेटा ये हमारा आंसर शीट है, तो मैं इसलिए मई 2026 का ही ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है इंस्टीट्यूट का वो बता रहा हूँ। ये जो लेवरेज का जो क्वेश्चन था, बहुत से बच्चों ने ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए थे, राइट? तो इसी क्वेश्चन का इन्होंने यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। यहाँ पे सेल्स को एक्स मान के इन्होंने इक्वेशन बनाया है, जैसे मैंने आपको एक हमारे शॉर्ट वीडियो में भी बताया था, या परसेंटेज चेंज इन सेल्स इक्वल टू परसेंटेज इन कॉन्ट्रीब्यूशन, वो तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि भैया देखो, एकदम सिंपल तरीके से इन्होंने इसको प्रेजेंट किया है, कोई भी दिक्कत नहीं है, फुल मार्क्स इनको यहाँ पे मिले हुए हैं। लेकिन अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने बेटा बनाया है इनकम स्टेटमेंट, दिख रहा है आपको? इनकम स्टेटमेंट बनाया है, कोई यहाँ पे लाइन वगैरह नहीं मारी। एक्चुअली यहाँ पे ऐसा ऐसा ये डब्बा पूरा बनता था, ठीक है? फिर यहाँ पे नीचे आ जाता था ईबीटी, ये कुछ नहीं किया उन्होंने, टेबल की कोई लाइंस नहीं बने, स्टिल इनको पूरे के पूरे मार्क्स मिले हैं, क्योंकि आंसर्स बिल्कुल करेक्ट है, राइट? अच्छा, एक बार उन्होंने ईबीआईटी का फुल फॉर्म लिख दिया, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एक बार फुल फॉर्म लिख दिया, उसके बाद उन्होंने शॉर्ट फॉर्म यूज करना चालू कर दिया। बिल्कुल एकदम बेस्ट तरीका है, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना? ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट बात, आप यहाँ पे देखो अगेन, इनके आंसर सारे सही है, बट जस्ट फॉर सजेशन देखो, क्योंकि आप ओवरऑल देखो यार, थोड़ा सा ऐसा खिचड़ी टाइप लग रहा है चीजें, है सब सही लिखा है, कोई मना ही नहीं है। थोड़े से बेटा अगर वो लाइंस बीच में छोड़ते तो और ज्यादा वो लेजिबल हो जाता है ना, पढ़ने के लिए आसान हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे क्या किया उन्होंने, आर को लिखा फिर उस पर जी लिख दिया। जनरली बेटा ऐसी चीजें अवॉइड करें आप, ठीक है? तो आपको अगर गलती से होगा ना, पूरा कट करके वापस से इसको बाजू में लिख देना भैया, 1+G⁻⁷ ऐसा कर देना अलग से, है ना? एक के ऊपर एक ऐसा ओवर राइटिंग हमको अवॉइड करना है जनरली, ठीक है? ओके, ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट बात है, देखो यहाँ पे अगेन इन्होंने ये जो है
एनपीवी निकाला है, आईआरआर वगैरह निकालने के लिए एनपीवी निकाला है, फिर से कोई लाइन वगैरह नहीं बने टेबल में, फिर भी मार्क्स मिले, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया ये स्केल पट्टी नहीं भी लेके गए हम, है ना, डायरेक्ट हमने हाथों से भी ऐसी लाइन मार दी होती अगर इन्होंने, तो भी चल जाता था। इन्होंने तो मारी ही नहीं है, फिर भी काम हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आईआरआर का फॉर्मूला जो है केडी, सिर्फ डायरेक्ट केडी लिखा है, पूरा कॉस्ट ऑफ डेट, या टाइम पास करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट केडी उन्होंने पहले लिखा है फिर केडी लिख दिया, डायरेक्ट केडी लिखते तो भी चलता था, ठीक है। लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट, अब पूरा नेट प्रेजेंट वैल्यू ऐड कर जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एनपीवी एट लोअर रेट अपॉन एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हाई रेट, बस। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने गड़बड़ क्या किया, इसको इसमें ही घुसा दिया। अरे भैया ये अलग से बाजू में लिखना चाहिए था, तो थोड़ा सा आप ये इन देखो, मार्क्स इनको पूरे मिले हैं, पर बस प्रेजेंटेशन और बेटर हो सकता था। बाकी जो है आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो प्रेजेंटेशन थोड़ा बेटर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अगली बात ये देखो। अच्छा, इन्होंने क्या किया ना, हर चीज को शॉर्ट फॉर्म में नहीं किया, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, पहले डिविडेंड यील्ड, अब डीवाई नहीं लिख दिया उसको, डीवाई नहीं किया। देखो बात को समझो, करंट एसेट को सीए लिख दिया, करंट लायबिलिटी को सीएल लिख दिया, लॉन्ग टर्म डेट को एलटीडी लिख दिया, ये चलता है क्योंकि ये जनरल है। पर डिविडेंड यील्ड को मैं डीवाई लिख दूं, ऐसा नहीं करेंगे। डिविडेंड यील्ड पूरा लिखना, डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100, और फिर डीपीएस एमपीएस वो अपने लाइन पे आ गए। तो एक बार फुल फॉर्म लिखा, बाद में उन्होंने शॉर्ट में लिख दिया है। अगर इसके ही अगेंस्ट मैं दूसरे हमारे जो स्टूडेंट हैं भाई साहब, इनकी तो हैंडराइटिंग क्या मैं बताऊं आपको, मजा आ गया है इनकी हैंडराइटिंग देख के, जो हमारे दूसरे स्टूडेंट है, राइट। ये जो हमारा स्टूडेंट है ना, ये तो भाई एक नंबर। इन्होंने देखो क्या किया, क्वेश्चन लिखा, बीच में क्वेश्चन नंबर क्या, कौन सा क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं, डायरेक्ट लिखा है ईएफएस, बात ही खत्म, बात ही खत्म भैया, कोई फुल फॉर्म वगैरह नहीं, डायरेक्ट ईएफएस लिखा, ईपीएस इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, भैया बात खत्म। और उनको पूरे मार्क्स यहाँ पे मिले हुए हैं, तो बिल्कुल चलता है, शॉर्ट फॉर्म आप लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलो वापस इधर आते हैं ये वाले इस शीट में। तो एफएम में मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बच्चों का डाउट आता है, सर क्या हम पहले वर्किंग नोट लिख सकते हैं और फिर आंसर लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल चलता है, मैंने आपको हमारे क्लासेस में भी ऐसे ही मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे देखो, इनको स्टेप मार्किंग की वजह से भी कुछ मार्क्स मिले हुए हैं, है ना। तो बिल्कुल स्टेप मार्किंग के भी मार्क्स मिलते हैं। हो सकता है आपने इनिशियल स्टेप्स बराबर किए हो, आखिरी में गड़बड़ कर दी हो, तो इनिशियल स्टेप्स जो सही दिए होंगे उसके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा था, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा था, ठीक है। एफएम में मुझे यहाँ पे यही चीज़ बतानी थी, ये वाले मार्कशीट से कुछ बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो डायरेक्ट शॉर्टकट्स ऐसे चलेंगे, ईएफएस, ईपीएस, ईबीआईटी, पीबीटी चलता है, डायरेक्ट लिखना कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एकदम आप जैसे इन्होंने कंबाइन लेवरेज ये पूरा लिखा है, इसको डीसीएल भी लिख देते ना, चल जाता था, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ऑपरेटिंग लेवरेज को डीओएल लिख दिया, डायरेक्ट चल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन देखो, तो ये भी हमारे जो स्टूडेंट है इनको 35 में से 28 आए हैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट में एफएम में, ठीक है। तो दो अलग अलग स्टूडेंट हैं, ये अलग स्टूडेंट का मार्कशीट है, इनको भी 28 आए हैं, यहाँ पे इनको भी 28 आए हैं, ठीक है। अब ये स्टूडेंट का देख लो, यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में इन्होंने पहले वर्किंग नोट बनाया है, राइट, पहले वर्किंग नोट बनाया और फिर बाद में उन्होंने आंसर देना शुरू किया। देखो यहाँ से हो रहा है पहला आंसर, फिर दूसरा, और फिर, और हाँ ठीक है, दो ही है। तो इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने क्या किया है, पहले इन्होंने वर्किंग नोट बनाया, बिल्कुल चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगेन इन्होंने देखो, यहाँ पे इन्होंने भी कोई ऐसी लाइन्स वाइन्स कुछ मारी नहीं है, बस सिर्फ इन्होंने देखो लिखते वक्त बराबर इज्जत से ईयर 1 के नीचे ये सारे अमाउंट्स लिखे, ईयर 2 के नीचे सब अमाउंट्स लिखे। अब कुछ बच्चों का क्या होता है, वो ईयर 2 लिखते इधर और अमाउंट ऐसा 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 टेढ़ा लिखते रहेंगे। अरे ढोकले, इतना तो तेरे को करना पड़ेगा ना कम से कम, है ना, कि तो एक के नीचे एक लिख बस, फिर लाइन नहीं भी बनाए तो चल जाएगा, राइट। और देखो यहाँ पे इन्होंने देखो हाथ से लाइन बनाई है, हाथ से किया हुआ है, तो बिल्कुल चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। बस लेजिबल होना है, दिखना चाहिए, समझ में आना चाहिए तू लिख क्या रहा है भाई, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़े। और मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको यहाँ से, ये देखो, ये देखो, इन्होंने भी क्या किया, एक बार फुल फॉर्म लिखा था करंट एसेट करंट लायबिलिटी का, और फिर शॉर्ट में लिख दिया। आप डायरेक्ट शॉर्ट में लिख लोगे तो भी चल जाएगा, इतना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो ये बात डन है। उसके बाद देखो, इनका गलत भी हुआ है बहुत सारे, ये देखो, इनके ये वाला क्वेश्चन 1B जो है काफ़ी सारा इसमें गलती इनसे हुई है, राइट। तो इसमें इनको कम मार्क्स मिले हैं, तो इसमें पर इनको स्टेप मार्किंग के वजह से थोड़े बहुत मार्क्स इनको मिल चुके हैं, ठीक है ना। ओके, अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ जो आपको फॉलो करना चाहिए, इस बात को समझिए। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आप क्वेश्चन में 2 से आप शुरुआत करना चाह रहे हैं, कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन 2 से शुरू करना है, ठीक है, करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर
जैसे ए बी और सी अगर ये है ना तो क्या करना, पहले क्वेश्चन 2 करना है तो पहले क्वेश्चन 2 का ए ही करना है, फिर क्वेश्चन 2 का बी, क्वेश्चन 2 का सी। ऐसा एटलीस्ट ये सीक्वेंस आपको रखना है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन है, तो पांचों में से जो पहले करना है करो, उसको मना ही नहीं है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी तो वही पहले होना चाहिए, इट इज नॉट कंपलसरी, ठीक है ना। लेकिन क्या बताओ, लेकिन जो है अगर समझो आपने क्वेश्चन 2 चुना कि मुझे 2 पहले करना है, तो 2 के अंदर के जो इंटरनल क्वेश्चन होते हैं वो सीक्वेंस में ही आपको करने चाहिए। हमेशा जब भी नया क्वेश्चन होगा तो नया क्वेश्चन नए पेज से शुरू करना है, जैसे इन्होंने किया है। बीच में बराबर बड़े अक्षरों में लिखना है कि कौन सा क्वेश्चन आप कौन सा क्वेश्चन नंबर आप कर रहे हैं, उसका कौन सा सब पॉइंट आप सॉल्व कर रहे हैं, बराबर से उसको लिखना है, ठीक है। न्यू क्वेश्चन ऑन अ न्यू क्या बताए पेज, है ना। जो भी क्वेश्चन करना है पहले करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये सीक्वेंस बराबर से फॉलो करना है। इज इट क्लियर, मुझे बताइए। तो मुझे लगता है कि एफएम में जो मेजर बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। मैं आपको जो हमने एफएक्यूज जो इनिशियली बताए थे उसका आंसर मैं बता देता हूँ। ये देखिए, क्या सर हम शॉर्टकट लिख सकते हैं एफएम में, लाइक सीए सीएल एलटीडी चलता है, अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला सर क्या स्केल से फॉर्मेट बनाना इंपॉर्टेंट है, द आंसर इज नॉट इंपॉर्टेंट, टाइम है तो करो वरना नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हाथ से भी लाइन खींच सकते हैं। एफएम थियरी को कैसे प्रेजेंट करें, भैया देखो मैंने एक एफएम थियरी का भी एक क्वेश्चन देखा था, एक मिनट। एफएम, हाँ ये रहा, देखो एफएम थियरी का एकदम नॉर्मल भैया, जैसा हमारे मैंने कंपाइलर के बुक में हमारा उस तरीके से हमने बेसिक, इन्होंने क्या कुछ ज़्यादा ऐसा सब पॉइंट टाइप भी उसको कुछ किया नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा होगा नहीं, ऐसा वो बुलेट पॉइंट वाला होगा नहीं, तो पैराग्राफ फॉर्म में किया है। बराबर से देखो बीच बीच में लाइन छोड़ी है ताकि थोड़ा लेजिबल दिखे, की वर्ड्स को उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है। तो ये सब चीज़ें ना मैटर करती है। अब देखो की वर्ड्स को हाईलाइट करने से ऐसे अलग मार्क्स मिलेंगे ऐसा नहीं होता है, लेकिन क्या होगा ना, जो पेपर चेक कर रहा है ना उसके लिए आसान हो जाता है, पेपर को चेक करना उसकी जिंदगी आसान हो जाती है। तो बिल्कुल कीवर्ड्स को आप अगर करेंगे अंडरलाइन तो अच्छा होगा आपके लिए, बस ठीक है। ओके, बोलते हैं सर एफएम थ्योरी कैसे प्रेजेंट करें, नॉर्मल बुलेट पॉइंट वाला सब कर सकते हैं, अगर उसमें अलग अलग पॉइंट्स होंगे तो, नहीं तो ग्राफ पैराग्राफ में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर क्या आप फॉर्मूला हर बार लिखना होता है, नहीं, एक बार आपने पूरा लिख लिया उसके बाद आप शॉर्ट में लिखे या आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सर पहले वर्किंग नोट बाद में आंसर चलता है, आंसर है यस चलता है। अगली बात है सर क्या स्टेप मार्किंग मिलती है, आंसर बिल्कुल मिलता है, मैंने आपको बताया अभी। क्या सर नया आंसर फ्रेश पेज पे करना है, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज न्यू क्वेश्चन ऑन अ न्यू पेज, राइट। आपने देखा होगा जैसे इसने भी क्या किया, इस बच्चे ने भी देखो बराबर बीच में उसने लिखा भैया क्वेश्चन नंबर और फिर आंसर लिखा है, ठीक है। नया क्वेश्चन जब भी करेगा न्यू पेज से ही शुरू करना है, इज इट क्लियर, ठीक है, वापस आइए। ओके, तो ये सब बातें हमारी हो गई, ये एफएम के मेजर पॉइंट्स थे। अब एसएम की बातें करते हैं, जल्दी से आ जाइए, चलिए अब हम बातें करते हैं एसएम की। चलिए, तो अब एसएम में अगेन ये पहला जो हमारा स्टूडेंट है जिसकी थोड़ी कीड़े मकोड़े वाली हैंडराइटिंग है, ठीक है। आप देखो भाई, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हैंडराइटिंग कैसी है उतना मैटर नहीं करता, आप लिख क्या रहे हैं ऑब्वियसली वो मेन बात है। एंड मैं आपको बताऊं कि बच्चों को एसएम में मार्क्स इसलिए नहीं मिलते हैं, वो सिर्फ सब पॉइंट लिख के आते हैं इसलिए मार्क्स नहीं मिलते हैं, यही मेन रीज़न है। आपको थोड़े बहुत कीवर्ड्स जो इंस्टीट्यूट के बुक में है, जो मैं मेरे बुक्स में रेड कलर से मार्क करता हूँ, वो कीवर्ड्स लिख के बाकी का सेंटेंस आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, पर कीवर्ड्स लिखने पड़ेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। अब जैसे मैं बता रहा हूँ, आप क्वेश्चन नंबर 7 बी, चलो इधर आइए, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 बी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बी। ओके, ये रहा, ये देखो, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 7 बी क्या है, देखो, द वाइडर एंड स्ट्रॉन्गर द चैनल, ठीक है ना, द बेटर पोजीशन ऑफ बिजनेस हैज टू फाइट एंड विन ओवर कंपटीशन। आपको बताना है कि चैनल्स का मतलब क्या है, चैनल एनालिसिस इंपॉर्टेंट क्यों है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल बताओ। भाई क्या बढ़िया तरीके से आंसर लिखा, अब ये देखो, अभी देखो पहले उसने बताया, एक्सप्लेन किया भैया चैनल क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स है जिसके थ्रू प्रोडक्ट को अपने डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो लोगों तक, ठीक है। उससे मतलब जितना ज़्यादा वाइडर एंड स्ट्रॉन्गर चैनल होगा उतना ज़्यादा बेटर होता है, राइट, बिल्कुल सही है। ये हमारे उसने क्वेश्चन से उठा के लिख दिया लाइन, बोले चैनल एनालिसिस इंपॉर्टेंट क्यों है, एक ही लाइन का आंसर है, क्योंकि आप अगर अपने करंट ज्योग्राफी से और आगे एक्सपांड करना चाहते हो, यही मेन कीवर्ड है इसमें, ठीक है ना। ओके, अगली बात है टाइप्स ऑफ चैनल, उसने पहले बताया बराबर से सेल्स चैनल, ठीक है, फिर उसने बराबर बोला है प्रोडक्ट चैनल और फिर दिया है सर्विस चैनल। अब देखो आप बराबर से जो कीवर्ड्स उसने लिखे हैं सारे, देखो सेल्स चैनल मतलब कि सारे के सारे हमारे इंटरमीडियरीज जिनके थ्रू हम माल बेच रहे हैं, ठीक है ना, हु नीड्स टू सेल टू हुम, ऐसा लाइन लिखा है हमारे सेल्स चैनल के अंदर, उससे बराबर वो वाला कीवर्ड को पकड़ा और लिखा। प्रोडक्ट चैनल में देखो बराबर उससे लिखा है जो फिजिकली हैंडल करते प्रोडक्ट्स को,
है ना। उसने ऑस्ट्रेलिया पोस्ट का एग्जांपल दिया, आप डीटीडीसी का दे सकते हैं, ब्लू डार्ट का दे सकते हैं, है ना, देसी एग्जांपल दे सकते हैं। सर्विस चैनल में बराबर बोला है, ये वो लोग हैं जो नेसेसरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टू सपोर्ट द प्रोडक्ट, ठीक है ना। बोलते हैं जो प्रोडक्ट्स का कॉम्प्लेक्स होता है इंस्टॉलेशन, है ना, और जिसमें कस्टमर असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, कस्टमर को हेल्प करने की जरूरत होती है, वहां पे सर्विस चैनल की आपको मदद लगती है। तो आप इस बात को समझिए, बराबर कीवर्ड्स आप लिखेंगे तो बराबर आपको मिलेंगे, ठीक है। अब इस बच्चे ने ही सीक्वेंसिंग इशू किया। देखो इसने क्या किया, पहले क्वेश्चन नंबर 7 का उसने बी सॉल्व किया है और फिर उसने क्वेश्चन नंबर 7 का ए सॉल्व किया है। ऐसा आप मत करना इसको, चलो मार्क्स उसके कट नहीं हुए या प्रॉब्लम नहीं हुआ इसका, ऐसा कोई मार्क्स कट नहीं होते, पर जब बेटा एग्जामिनर क्वेश्चन 7 चेक करेगा ना तो सीक्वेंस में ही चेक करना चाहेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप जब करेंगे क्वेश्चन 7 पहले करना है करो, लेकिन फिर ए बी सी डी करना है। अगर आपको क्वेश्चन 7 का ए नहीं आता ना, कोई बात नहीं, क्वेश्चन 7 ए लिखना, उसका एक पेज छोड़ देना और फिर क्वेश्चन 7 बी से लिखना शुरू करो, और फिर वापस से एग्जाम के एंड में आप क्वेश्चन 7 ए पे जो आपको याद आता लिख के आ जाने का। पर सीक्वेंस वैसा सीक्वेंस फॉलो करो क्वेश्चन के अंदर का, बाहर क्वेश्चन नंबर ऊपर नीचे चलेगा, क्वेश्चन का अंदर का सीक्वेंस मेंटेन करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे आप देखो भाई, इन अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7A जो है, बोलते हैं ग्रोथ करना क्यों जरूरी। देखो यहाँ पे द रीजंस वाई कंपनी चूज टू ग्लोबलाइज ऑपरेशंस, है ना। याद है आपको डॉक्टर ने सीए से जीएसटी का कॉस्ट पूछा, जो हमारा ट्रिक है, बस वो उसने बराबर, आप चेक करोगे अगर, बराबर ट्रिक के हिसाब से सब लिखा। देखो व्हेन डोमेस्टिक मार्केट्स आर इनएडिक्वेट, है ना, ड्यू टू रिलायबल एंड चीपर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है ना, ड्यू टू कोलैप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर। अब प्रॉब्लम क्या बताया, क्या बच्चा क्या लिखता है, ड्यू टू कोलैप्स ऑफ ट्रेड बैरियर, खत्म भाई, आगे लिखना पड़ेगा, है ना। एंड इंक्रीज्ड प्राइवेटाइजेशन एंड लेस ऑफ क्या बताओ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन ग्लोबल ट्रेड। तो ये अब इस बात को समझो, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ लिख दूं डोमेस्टिक मार्केट इनएडिक्वेट, मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये जो है ना बाकी का माल मसाला, उसको कनेक्ट करने वाली चीजें लिखनी पड़ेगी। तो कीवर्ड्स के साथ साथ माल मसाला ये जो है लिखना है। और ये कब कैसे लिख पाएंगे, जब हम सेम बुक से बार बार रिवाइज करते हैं, तब ये होता है। आर यू गेटिंग, आगे बढ़े। बोलते हैं ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर, एक्सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, बराबर उसने क्या किया, देखो बराबर उसने जो कीवर्ड्स है ना उसको बराबर से मार्क भी किया है। फिर तो मार्किंग करने से एक आपका, आप समझो ना, इंप्रेशन आपका बनता है कि भाई एग्जाम बोलेंगे यार इसको तो पास करना चाहिए। आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से आपको आइडिया आ रहा होगा। देखो यहाँ पे बराबर उसने वो एक स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी वाला जो कॉन्सेप्ट आता है उसके ऊपर सवाल है। अब बच्चा क्या करेगा ना, कुछ वो क्या करेगा, स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी को मैनेज कैसे करे, एक सवाल आता है। इसका ट्रिक है एमडी बिल्ड्स फ्लेक्सिबल पार्टनरशिप। वो क्या करेगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो सिर्फ ये सब पॉइंट लिख के आ जाएंगे और बोलेंगे सर इंस्टीट्यूट ने मार्क्स नहीं दिए। अरे ढोकले, सिर्फ सब पॉइंट के मार्क्स थोड़ी ना मिलेंगे, ये सब पॉइंट को एक्सप्लेन भी तो करना है, अंदर की बातें भी तो लिखनी पड़ेगी, तो ही तो आपको मार्क्स मिलेंगे ना। और एक कब याद होगा, बाय मल्टीपल रिवीजन, दैट इज द की। मल्टीपल रिवीजन इज द की। बार बार सेम बुक से रिवाइज करोगे तो ही चीजें याद होगी। इज इट क्लियर। ये देखो केस स्टडी का क्वेश्चन का आंसर उसने दिया, पूरा 5 में से 5 मिले उसको। इस क्वेश्चन पूरे 5 में से 5 मिले। देखो 5B है ना, ये देखो 5B, ये देखो इधर आओ, ये देखो उसको क्वेश्चन नंबर 5B में पूरे 5 में से 5 मार्क उसको मिले हुए हैं, फुल मार्क्स मिले, ठीक है। एक बार देखते हैं केस स्टडी का आंसर कैसे दिया उसने। एक वो डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन था कि कौन सी स्ट्रैटेजी है वो बताओ, एंड उसके कुछ आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताओ, ठीक है। वो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे अभी। तो उसने बोला इन प्रेजेंट केस, पहले जो केस में लिखा हुआ था क्वेश्चन में वो लिखा उसने शॉर्ट में, और फिर बोला भैया ये तो डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी है। फिर डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी को उसने एक्सप्लेन किया कि ये ऐसी स्ट्रैटेजी जहाँ पे हम यूनिक प्रोडक्ट बनाते हैं, हम प्रीमियम प्राइस चार्ज करते हैं, हम जो है कस्टमर लॉयल्टी यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं, प्राइस इनसेंसिटिव कस्टमर को टारगेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे यूनिक फीचर्स, हम सर्विस के मामले में ब्रांड इमेज, टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में हम यूनिक फीचर प्रोवाइड कर सकते हैं, ऐसा, ठीक है। तो बराबर डिफरेंशिएशन क्या उसने एक्सप्लेन किया। फिर उसने बताया है, देखो यहाँ पे डिसएडवांटेजेस, बराबर से उसने डिसएडवांटेज। अब देखो अगर वो चाहता तो क्या लिख सकता था, डिफिकल्टी टू मेंटेन यूनिकनेस, खत्म। तो मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे ना भाई, ये आगे का भी तो लिखना जरूरी है। आर यू गेटिंग। इफ द प्रोडक्ट इज, बोलते हैं कि अगर आपने बहुत ज्यादा हाई प्राइस चार्ज कर दिया तो कस्टमर स्विच कर सकते हैं दूसरे ऑल्टरनेटिव्स पे, है ना। द बेसिस, जिस बेसिस पे आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अगर वो उतना वैल्यूड नहीं है कस्टमर के नजरिए से तो पैसा नहीं देगा वो। तो बराबर से उसने कीवर्ड्स भी लिखे हैं और उसको साथ में कनेक्ट करने वाले जो लाइन से बराबर से लिखे हुए हैं। अगर आप एक कीवर्ड्स लिखो और साथ में कनेक्शन वाले लाइन बराबर लिखेंगे तो मार्क्स मिलते हैं।
पर अब होता क्या है ना कि बच्चा पढ़ता नहीं, पहले जब पढ़ना चाहिए तब पढ़ता नहीं है, और फिर वो कंप्लेन करता है सर मुझे तो मार्क्स नहीं मिल रहे। अरे तो भाई तू लिख भी क्या रहा है वो भी तो देख, है ना। यस, तो चलिए, तो एसएम में सब पैराग्राफ में लिखेगी, बुलेट पॉइंट्स में। अब देखो, अब जैसे वो डिफरेंशिएशन वाला जो क्वेश्चन था, उसने इनिशियली क्या किया, इनिशियली उसने बराबर पैराग्राफ फॉर्म में ही लिखा उसको इनिशियली, देखो मतलब उसने बस ऐसा कर दिया ये। तो ठीक है, आप ऐसा बिल्कुल आप ऐसा पॉइंट वाइज कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। या आप इन्हें इसको अगर पैराग्राफ फॉर्म में भी लिखा होता तो हर 2-3 लाइन के बाद एक लाइन छोड़ के लिखने का, तो थोड़ा सा और बेटर दिखता है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, और पर जब अब जैसे यहाँ पे है डिसएडवांटेजेस, आपको चाहिए स्पेसिफिकली डिसएडवांटेज चाहिए, तो ये तो भैया पॉइंट वाइज है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। तो जहां पे ऐसे पॉइंट्स होंगे ऑलरेडी, वहां पे तो पॉइंट वाइज ही लिखना है। वरना आप क्या करें, वरना आप इस तरह से लिख सकते हैं, पैराग्राफ फॉर्म में लिखो, 2-3 लाइन के बाद एक एक लाइन छोड़ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे आइए, तो बोले सर बुलेट पॉइंट्स वेरेवर पॉइंट वाइज आंसर है तो बुलेट पॉइंट में लिखो, पैराग्राफ में भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। फॉर्मेट ऑफ आंसर भी जस्ट मैंने आपको बताया। बोलते हैं सर कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना जरूरी है क्या, पॉइंट क्या, देखो आपने किया तो बहुत अच्छा, अलग से कोई मार्क्स नहीं अंडरलाइन करने के, लेकिन किया तो अच्छा है ना। पेपर चेकर की जिंदगी आसान हो जाएगी अगर आप मेन कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते हो और वही कीवर्ड्स आंसर शीट में लिखें, तो भैया मजा ही है, ठीक है ना। सो आई होप कि आपको एक आइडिया आया होगा कि कैसे आपको जो है आंसर्स जो है देने हैं हमारे एफएमएसएम में। अच्छा, एक सवाल आता है बच्चों का, सर हम पहले एफएम सॉल्व करें या एसएम सॉल्व करें। बेटा ये ना आपके प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है, आपकी प्रिपरेशन एफएम की अच्छी हुई है तो वो पहले करना है, एसएम की है तो वो करना है, ठीक है। सर एमसीक्यू पहले करें या हमें जो है डिस्क्रिप्टिव पहले करना चाहिए, तो आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि एमसीक्यूज में जो छुटपुट वाले एमसीक्यू रहते हैं ना वो पहले निपटा दो, छुटपुट वाले जो मतलब जो इंडिविजुअल एमसीक्यूज पूछते हैं ना आपको, है ना, वो पहले आप निपटा दो, राइट। और फिर आप डिस्क्रिप्टिव से शुरू करो और फिर एंड में आप क्या करना, केस स्टडी एमसीक्यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप केस स्टडी एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो वहां पे पहले ना क्वेश्चंस को गो थ्रू करना कि भैया वो केस स्टडी के ऊपर क्वेश्चंस क्या पूछे हैं, सिर्फ क्वेश्चन रीड करना और फिर केस स्टडी रीड करना, तो आपको एक रेफरेंस मिलेगा कि भैया ये केस स्टडी जब पढ़ रहा हूं तो किस चीजों से रिलेटेड ऑलरेडी सवाल पूछे हुए हैं। आर यू गेटिंग ना। तो चलिए, आई होप कि आपको ये बात समझ में आई है। अच्छा, मैंने जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एक वीडियो बनाया था, दैट इज़ एसएम का, हमारा पेपर प्रेडिक्शन का मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको एग्जैक्टली 40 टॉपिक्स दिए हैं एसएम के, जिसमें से मुझे लगता है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा जो है दोस्तों हमारी पूरी की पूरी जो है प्लेलिस्ट है जिसमें एफएम और एसएम दोनों के कॉन्सेप्ट का रिविजन, दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का यहाँ पे वीडियोस दिए हैं, सिर्फ ये क्यूआर कोड को स्कैन करो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो है आप चाहते सर एसएम कम से कम टाइम में पूरे 3 घंटे में मैंने पूरा पूरा आपको एसएम यहाँ पे करवाया है, अब यहाँ से रिवाइज कर लो। आपको लगता है सर मुझे सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं, उसका भी वीडियो अवेलेबल है। आपको लगता है सर एफएम में मुझे सिर्फ फॉर्मूला देखना है, एफएम फॉर्मूला का भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, इसी प्लेलिस्ट में मिलेगा। वर्किंग कैपिटल के क्वेश्चंस का प्रॉब्लम है वो भी है, आपको सब पीवाईक्यूज का प्रैक्टिस करना है एफएम के वो भी है, हर एक चीज़ ये एक प्लेलिस्ट में है जो आपको भी काम में आ सकती है, ठीक है ना। सो ऑल दी वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच। और अपने सारे फ्रेंड्स को बताना कि वो हमसे एफएमएसएम पढ़ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स में ना कुछ भी नहीं है। एंड ऐसी और वीडियोस के लिए दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। हमारा उद्देश्य ये है कि इकोनॉमिक्स और एफएमएसएम की जिंदगी आपके लिए आसान बना दें और आप बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स से पास हो जाए हमारे सब्जेक्ट्स में, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट गाइस एंड मिलेंगे हमारे अगले सेशन में, बाय बाय।